जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज फिर शनिवार आपका है। तो आप लोग को जैसा मालूम है कि हर शनिवार और रविवार आप सबों के लिए जो है 25 क्वेश्चन का एक मॉडल सेट हम लेकर आते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उस मॉडल सेट में 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जो लगभग पूरे बुक का होता है और वैसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना बनती है। आज तो हमने 25 वैसे क्वेश्चन को लिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया है, यानी रिसेंटली इसके पीछे वाला जो एग्जाम यानी 2022 में जो आपका बोर्ड एग्जाम हुआ है उस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए 100 क्वेश्चन में से आज हमने 25 क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि जो 25 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं वो 2009 से लेकर 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारा का सारा क्वेश्चन उसमें हो और उसके अलावा जो 2023 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है उसी टाइप का क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को भी लेकर आ रहे और आप लोग के लिए जो है एक बेहतर से बेहतर सीरीज आप लोग को उपलब्ध कराएं। आप लोग को लगता है कि ये 25 क्वेश्चन लेकर आना मतलब ये 1.5 घंटा 2 घंटे का मतलब 1 घंटे का काम है। 1 घंटा तो हम आपके सामने होते हैं, लेकिन इस 1 घंटा के पीछे का जो मेहनत है ना वो कितने समय का है ये आपको अंदाजा नहीं है। ठीक है, एक शिक्षक को जो एक समाज का निर्माता होता है उसको अपने चीजों को दिखाने में इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। एक शिक्षक से यदि आप पूछेंगे कि आपको कितना मेहनत करना पड़ा है ग्रो करने में, यहां तक पहुंचने में, ठीक है, वो अपने शब्दों में इस चीज को बयान नहीं कर सकता है। लेकिन समाज में जो कुरीतियां फैला रहा है, समाज में जो मतलब गलत चीजों को परोसने का प्रयास किया जा रहा है, उन सबों को आगे बढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत कम समय में वो लोग बहुत आगे तक चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो गलत चीजें समाज में परोस रहे हैं। और जो समाज को बनाने का प्रयास करता है, जो अच्छाई को दिखाता है, जो समाज और उसके भविष्य को बनाने का कार्य कर रहा है, उसे आगे बढ़ने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप लोगों से कहना है कि आप यदि बेहतर बनना चाहते हैं तो आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। आपके जीवन में मुश्किलें आएगी, बहुत सारी मुश्किलें आएगी और उस मुश्किलों से लड़ना पड़ेगा आपको। लड़कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा यदि आप चाहिएगा कि किसी शॉर्टकट रास्ते से हम आगे चले जाएं, वो ज्यादा टिकाऊ नहीं होगा और उसमें उतना ज्यादा मतलब वो चीज नहीं आपको फील होगा, एक प्राउड जैसा फील नहीं होगा। ठीक है ना बाबू? हाँ, आइए शुरू करते हैं। आज का 25 क्वेश्चन आप सबों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि ये 25 क्वेश्चन 2022 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो यहां से आपको अंदाजा भी लगेगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जबकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम 2023 में होने वाला है, ये बोर्ड एग्जाम, ठीक है, इस बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा कितना जाएगा, 100 पूछा जाएगा या 60 पूछा जाएगा। ठीक है, कुछ लोग जब हमने इस प्रकार का वीडियो डाला है और सरकार से यह मांग रखी है, यदि हमारा मांग गलत है, यदि हम गलत तरीके से आपको जो है समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप हमें बताइएगा कि हमारा मांग क्या गलत है। क्या हमने ये गलत कहा है कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा या 60 होगा? उसकी जानकारी बिहार बोर्ड को देनी चाहिए। कुछ लोग जानकार हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है, ज्यादा उन्हें अनुभव है जैसा हमें लग रहा है, ठीक है, वो लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ये लिख रहे थे कि आपको पूरा मतलब कंप्लीट सिलेबस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस पर ध्यान देना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में कितना क्वेश्चन पूछेगा। शायद उन्हें यह मालूम नहीं है कि ज्ञान अर्जित करना और एग्जाम पास करना दो अलग अलग चीजें हैं। पढ़ाई करना, सिलेबस पूरा करना और एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं।
ठीक है, शायद उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। हम उनको कहते हैं कि आप एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन बना लीजिए, एक एक क्वेश्चन का नॉलेज आपके पास होगा और बैठिए बोर्ड एग्जाम में। हम गारंटी देते हैं आपको कि यदि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना, तो उसमें से यदि आपने 30 का सही जवाब दे दिया तो हम समझ लेंगे। ठीक है, इसलिए एग्जाम की तैयारी करना और कंप्लीट सिलेबस पढ़ना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। समझ में आ रहा है? सिर्फ आप एग्जाम की मतलब पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ रहे हैं, उससे एग्जाम की तैयारी आपका बेहतरीन नहीं हो पाएगा। जब तक आपको यह पता नहीं रहेगा कि आपका एग्जाम होने वाला कैसे है, सब्जेक्टिव होने वाला है या ऑब्जेक्टिव होने वाला है, कितना सब्जेक्टिव पूछेगा कितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जब तक आपको यह जानकारी नहीं है, आप अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी नहीं कर सकते। तैयारी कर सकते हैं, एग्जाम पास कर सकते हैं, बेहतर स्कोर नहीं कर सकते हैं, यह गारंटी हम लिख कर दे देंगे। ठीक है, और जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, शायद उन्हें एग्जाम की तैयारी और कंप्लीट सिलेबस की तैयारी में अंतर पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा तैयारी किया नहीं है। ठीक है, इसलिए आप लोगों से कहना है कि जो लोग ऐसी चीजों को लिख रहे हैं, उन्हें पहले अपनी समझ नहीं है, इसलिए उन लोगों की बातों पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ लीजिएगा ना, बोर्ड एग्जाम में जाकर उलट जाइएगा मुंह भरे। ठीक है, लेकिन यदि आप बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा ना, कंप्लीट सिलेबस पढ़ने के लिए आपने 9-10 महीना तो पढ़ा है, आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, 9-10 महीना पढ़ लिया है आपने। अब आपको बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम के टाइप से पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम के तरीके से पढ़ना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ना है, यह समझ लीजिए आप। ठीक ना, आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ऊपर दिख रहा है, यह 2022 का क्वेश्चन है। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन इसमें से पहले भी हम आपको बताए होंगे, तो कोई बात नहीं है, उसका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, सवाल क्या है कि d tan x/3। यदि आप गौर से देखेंगे तो आपका जो सेंटअप एग्जाम हुआ है, उस सेंटअप एग्जाम में कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आपको जो है पूछा गया है। यदि आप गौर करेंगे क्वेश्चन के टाइप पर, तो आपको पता चलेगा कि आपके सेंटअप एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए हैं। ठीक ना, हाँ, तो यहां पर कह रहा है कि tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा। आपको पहले से जानकारी है कि tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, हमने आपको बताया है। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, हमने लिखा। और x के साथ में जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है, जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x के साथ में जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है, बस उस कांस्टेंट को सिर्फ आगे में लिख देना है, आपका डिफरेंशिएशन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का तरीका है। ठीक है, यदि आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसके मेथड से बनाते हैं, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि कंप्लीट सिलेबस पढ़ लीजिए, हाँ, पूरा का पूरा क्वेश्चन बना लीजिए एनसीईआरटी का, कुछ लोग यही लिख रहे थे, हाँ, कि पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना लीजिए, आप बोर्ड एग्जाम में 100 पूछेगा चाहे 60 पूछेगा, बना दीजिएगा, नहीं बना पाइएगा, नहीं बना पाइएगा, जान लीजिए, हाँ, नहीं बना पाइएगा। ठीक है, वहां जाकर जब 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा ना, यदि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का ऑब्जेक्टिव तरीका मालूम नहीं होगा, तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में आप कम से कम 150 मिनट का समय लीजिएगा। 150 मिनट बोले तो कितना हो जाएगा, 60 दूना 120, 2.5 घंटा। ठीक है, जान लीजिए, और तब जाकर आपका सब्जेक्टिव छूटेगा, और तब आइएगा वहां से मुंह लटका के हलवाई की बेलना जैसा मुंह बनाए ले आइएगा, कहिएगा कि क्वेश्चन में नहीं बना हमसे। ठीक है, यह सब लड़का बोर्ड एग्जाम के बाद कहता है कि हमारा तो टाइम ही नहीं बचा था क्वेश्चन बनाने का, हम क्या करते, बोर्ड एग्जाम की गलती है, उसको और ज्यादा टाइम देना चाहिए था। अरे बोका, तो और ज्यादा टाइम चाहिए था। पढ़ाई के समय तक कमेंट बॉक्स में कानून छांट रहा था कि खाली एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, हो जाएगा आपका एग्जाम अच्छा से। का हो गया तोरा, पगला माथा ना गरम करो मत। ठीक ना, चलो देखो, हाँ, तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर। ठीक है, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, और जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद x के साथ में जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है, उस कांस्टेंट को आगे लिखेंगे, आपका डिफरेंशिएशन बन जाएगा आसानी से।
ठीक है, चलिए दूसरा सवाल, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, देख लीजिएगा एक बार। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए सवाल है आपका डी एक्स के पावर 4 बटा में डी एक्स, सॉरी यहां पर ये है बटा में भी 4 लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ, डी एक्स के पावर 4 बटे 4 अब बटा में डी एक्स। अब पूछ रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, समझिए ठीक से। होल पावर वाले फंक्शन का पहले तो देखिए 1/4 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, यह भी जानकारी आपको दी गई है। चलिए 1/4 को बाहर करेंगे। अब x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो होल पावर वाला फंक्शन है। अब होल पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करना है, तो जितना उसके पावर में है उसको आगू में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब बस पावर में से एक कम कर लेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जितना होल पावर में है उसको आगू में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे और पावर में से एक कम कर लेंगे। अब देखिए 4 से 4 कट जाएगा, कितना हो गया, x के पावर 3, ठीक है, डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका x के पावर 3 के बराबर। ऑप्शन भी चेक करते रहिएगा, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना बाबू, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल है आपका तीसरा क्वेश्चन, देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार देख लीजिए, सभी लोग बनाने का प्रयास कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। क्वेश्चन आपका है कि डी लॉग x के पावर n बटा में डी एक्स, डी लॉग x के पावर n बटा में, सॉरी n नहीं है, n नहीं है, n नहीं है, 4 है, x के पावर 4 और बटा में क्या हो जाएगा, dx। देखिए यदि इस सवाल का आपको ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा, गौर कीजिएगा, यदि आपको ऐसे क्वेश्चन को बनाने का ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा तो आप इस क्वेश्चन को बनाने में ज्यादा वक्त लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को बनाने का जो तरीका है ना बाबू, ठीक है, पहले क्या करना होगा मालूम है, तुमको इसको मानना पड़ेगा। मानिए y बराबर x के पावर 4, ठीक है, बना के ही दिखाते हैं, पहले इसको मानना पड़ेगा, मानेंगे y बराबर x के पावर 4 मानेंगे, ठीक है, मानने के बाद इसका आपको जो है क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, सॉरी मानना नहीं पड़ेगा, इंटीग्रेशन मानना पड़ता है। आपको क्या करना होगा कि इसको सबसे पहले देखिए, ये आपका log x है, यहां पर x के पावर 4 है, इसको आपको क्या करना होगा कि जब ऐसे फंक्शन आ जाएगा तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है, और चेन रूल के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। 4-5 स्टेप में क्वेश्चन बनेगा, 3-4 स्टेप में। हम कहते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक स्टेप की जरूरत है आपको, सिर्फ एक स्टेप, और वो एक स्टेप क्या है, तो हमारा कॉन्सेप्ट याद रखिए, एक स्टेप में क्वेश्चन बन जाता है। कैसे बनेगा गौर कीजिएगा, केवल ध्यान रखना है, देखिए यहां पर कि लॉग रहे, ठीक है, लॉग वाला फंक्शन हो और x पूर्णांक में x के पावर में कोई कांस्टेंट आ जाए, ठीक है, लॉग वाला फंक्शन हो और पूर्णांक में x हो, उसके पावर में कोई कांस्टेंट आ जाए, ठीक है, तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको करना है कि पावर वाला कांस्टेंट को ऊपरे रखना है, ई जो आपको x दिख रहा है, ई x को बटा में लिख देना है, आपका डिफरेंशिएशन हो गया। बताइए कितना वक्त लगेगा, हमको लगता है कि क्वेश्चन को बनाना भी नहीं पड़ेगा। अब आपको क्वेश्चन देखिएगा, डायरेक्ट आंसर में ही टिक मारिएगा कि इसका यही आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का तरीका ये है, ठीक ना। और आपके एनसीईआरटी में कितना ऑब्जेक्टिव है हमको मालूम है, एनसीईआरटी में कितना ऑब्जेक्टिव है हमको मालूम है। पूरा एनसीईआरटी को मिला दीजिएगा तो ये 50 का ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, पूरा एनसीईआरटी के क्वेश्चन को मिला दीजिएगा ना तो ये 50 का ऑब्जेक्टिव नहीं पूरेगा, ठीक ना, जान लीजिए। आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, डी साइन स्क्वायर थीटा बटा में डी थीटा। गौर कीजिएगा, देखिए इसमें दो फंक्शन है, एगो स्क्वायर वाला है, एगो साइन थीटा है।
दो फंक्शन है, 2 बार डिफरेंशिएशन बता दिए हैं। जितना फंक्शन होगा उतना बार डिफरेंशिएशन करेंगे, सबको गुना में लिखेंगे। तो पहले होल पावर वाला का डिफरेंशिएशन, पावर को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर को आगू में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे। पावर को आगू में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब पावर में से एक कम कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ना। अब आपको मालूम है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन 2 थीटा, ठीक है बाबू। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा। चेक कर लीजिएगा साइन 2 थीटा कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। एक मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है। क्वेश्चन यहां पर है आपका, हाँ, डी tan स्क्वायर एक्स बटा में dx, गौर कीजिएगा, इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, है। देखिए इसमें भी 2 फंक्शन है, एक होल पावर वाला है, एक tan x है। होल पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पावर को आगू में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में से एक कम कर लेंगे, और tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। हो गया sec स्क्वायर एक्स, यानी उसका हो जाएगा 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ऑप्शन नंबर डी, 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो गया, 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। चलिए अगला सवाल दिख रहा है क्वेश्चन ऊपर में, बनाइए और आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में। क्या कह रहा है देखिएगा, इंटीग्रेशन x के पावर 3/2 dx। बताइए कि जब x के पावर में कोई बटा वाला संख्या आ जाए ना, x के पावर में यदि कोई बटा वाला संख्या आ जाए और आपको उसका इंटीग्रेशन करना हो, ठीक है ना, तो बटा वाले संख्या का इंटीग्रेशन कैसे होता है, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब बटा वाला संख्या रहेगा तो नीचा वाला को ऊपर में जोड़ कर ऊपरे में लिख देंगे, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 5, अब बट्टा में 2, एकरे उलट का आगू में लिख देंगे, यानी 2/5। अब प्लस में c लिखेंगे तो आंसर बन जाएगा, ठीक है। 2/5 इंटू एक्स के पावर 5/2, अब प्लस में क्या होगा c। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, 2/5 इंटू एक्स के पावर 5/2 प्लस c। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सममित अवयव है। अब आपको एक अवयव दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि इसमें सममित अवयव कौन है। आपसे सवाल पूछ रहा है कि इसमें सममित अवयव कौन है। पहले यहां पर एक अवयव लिख रहे हैं, तीनों अवयव लिखना पड़ेगा जो जो दिया गया है। क्या क्या है देख लीजिएगा। ऑप्शन में लिख देते हैं। ऑप्शन में आपका है -1 2 -2, ठीक है। दूसरा आपका है -2 1 2 -2 1 2, इतना ही है। इसके बाद है आपका 2 2 1, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है देखिएगा, इसी का दूसरा ऑप्शन है 102 और 102 के बाद 0 1 0 0 1 0। अगला क्या है 0 0 5 0 0 5। अच्छा तीसरा ऑप्शन क्या है इसका, तीसरा ऑप्शन है आपका 1 2 3 6 और चौथा ऑप्शन है एंटी, ठीक है। इसका चौथा ऑप्शन क्या है एंटी। एंटी का मतलब इनमें से कोई नहीं। देखिए जब कोई भी अवयव सममित अवयव होगा तो पहचानने का कॉन्सेप्ट आपको बता दिए कि कोई भी अवयव यदि सममित अवयव है तो ध्यान रखिएगा कि ये और ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, यानी इसके बराबर, ये तो हमेशा बराबर होगा क्योंकि इधर भी वही आ रहा है, तो ई वाला मान इसके बराबर होना चाहिए और ई वाला मान इसके बराबर होना चाहिए। जो नहीं है इसका मतलब ये सममित नहीं है। और दूसरी बात कि यहां वाला और यहां वाला बराबर होना चाहिए, तो ये तो बराबर है, ई बराबर है, गड़बड़ यहीं पर है कि ई इसके बराबर होना चाहिए, ई वाला इसके बराबर होना चाहिए, नहीं है। इधर चेक कीजिए, ई तो हमेशा बराबर है, ई इसके बराबर तो है लेकिन ई वाला जो है इसके बराबर नहीं है।
आई दोनों फिर इसके बराबर है, तो इससे मतलब नहीं है। यहां पर यदि 2 आ जाता, यहाँ 2 है तो यहां भी 2 आ जाता, तो ये आपका सममित अवयव हो जाता, लेकिन ये भी सममित अवयव नहीं है। और इसमें जो है आपको ये कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए था, वो भी नहीं है। ये भी आपका सममित अवयव नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है सममित अवयव। क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार देख लीजिए सभी लोग, बनाने का प्रयास कर लीजिए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन आपका है कि साइन इनवर्स है ना, है वो, हाँ, साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13, ठीक है, साइन इनवर्स 12/13। अब बताइए कि इसका मान कितना के बराबर होगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स ध्यान देंगे इधर, x इंटू रूट अंडर 1 माइनस 12/13 के होल स्क्वायर यानी y स्क्वायर, अब प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 3/5 के होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5 इंटू रूट अंडर कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए था 12 का, यहां हो जाएगा आपका 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर बटा में 13 का स्क्वायर, अब प्लस 12/13 इंटू रूट अंडर 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर बटे 5 के स्क्वायर। अब देखिए साइन इनवर्स 3/5 ज्यों कहते हो, 12 के स्क्वायर 169 में से 144 घटेगा तो कितना हो जाएगा 25, 25 के वर्गमूल 5, अब बट्टा में 13, अब प्लस 12/13, ये हो जाएगा आपका कितना 25 में से 9 घट जाएगा 16, 16 के वर्गमूल 4 और यहाँ हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 × 15/65, 48/65, यानी यहां हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 15/65 प्लस 48/65, कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 65 ना, 15 48 को जोड़िए 8 5 13 10 63, यानी हो जाएगा इसका साइन इनवर्स 63/65, कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 63/65, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है, एक बार देख लीजिए सभी लोग, एक बार सभी लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, बनाने का प्रयास कर लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन आपको ऊपर में दिख रहा है, एक बार देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए सभी लोग फटाफट जल्दी। क्वेश्चन आपको ऊपर में दिख रहा है, क्या कह रहा है देखिए, सीमा का मान आपका है π/2 से π/2, ये क्वेश्चन एक बार पहले भी चल चुका है, साइन x dx ना, साइन स्क्वायर x dx, साइन स्क्वायर x इंटू dx, आपको इस क्वेश्चन के लिए बता दिए हैं, यही क्वेश्चन के लिए नहीं, कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए उसके लिए कॉन्सेप्ट आपको है कि यदि सीमा का मान सेम टू सेम हो, अंदर में कोई भी फंक्शन आ जाए, ठीक है ना बुआ, यदि सीमा का मान सेम टू सेम हो, सेम जितना नीचे हो उतना ही ऊपर हो, यदि सीमा का मान सेम टू सेम हो तो कोई भी फंक्शन आ जाए, कोई भी फंक्शन आ जाए, उसका इंटीग्रेशन हमेशा हमेशा 0 के बराबर होगा, हमेशा से 0 के बराबर होगा। ठीक है ना, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0, बनाने की जरूरत आपको इसमें नहीं है। अगला सवाल कह रहा है, ये प्रायिकता का क्वेश्चन यहां पर हमने रख दिया है, जबकि आपको अभी प्रायिकता पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। कहता है सिक्के को 10 बार उछाला जाता है, ठीक 6 बार चित आने की प्रायिकता, देखिए 10 बार उछाला जाता है, 6 बार, कुल उछालेगा 10 बार, आना है कितना 6 बार, उसमें भी क्या चित आने की प्रायिकता। तो पहले आपको क्या करना है इसके लिए, देखिए कितना है, कह रहा है कि एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है, तो 10 और नीचा में कॉम्बिनेशन,
कितना आना चाहिए? तो 6 बार। क्या आना चाहिए? चित। तो चित आने की प्रायिकता होता है 1/2। चित या पट दोनों में से कुछ भी एक आने की प्रायिकता 1/2 के पावर में कितना? 10 हो गया। ऑप्शन नंबर सी 10 कॉम्बिनेशन 6 1/2 के पावर 10। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, देखिएगा क्वेश्चन आपको दिख रहा है ऊपर में। क्वेश्चन कहता है कि एक्स अक्ष की द्विक कोज्याएं का योग। सबसे पहले आपको जानना है कि एक्स अक्ष की द्विक कोज्या क्या है। तो जिस अक्ष की द्विक कोज्या पूछेगा उसका मान दिया हुआ रहेगा, बाकी सब जीरो रहेगा। ठीक है ना, जिस अक्ष की द्विक कोज्या पूछेगा उसी का मान होगा, बाकी सब जीरो। जैसे एक्स अक्ष की द्विक कोज्या पूछ रहा है तो एक्स का मान 1 होगा, बाकी सब जीरो। जैसे वाई अक्ष की द्विक कोज्या पूछेगा तो इसमें y का मान होगा, बाकी सब जीरो। तो 0, 1, 0। जैसे z अक्ष की द्विक कोज्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा? एक्स वाई का मान होगा, z का 0 हो जाएगा। एक्स वाई का मान होगा और z का कितना हो जाएगा? सॉरी, एक्स वाई का मान नहीं होगा और z का मान होगा। यदि आपसे पूछे कि x अक्ष की द्विक कोज्या का योगफल, तो जोड़ के देखिए ना, ई x अक्ष की द्विक कोज्या है, योगफल कह रहा है तो 0, 0, 0 है, 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1। यदि y अक्ष की द्विक कोज्या का योगफल पूछे, जैसा कि आपके सेंटअप एग्जाम में पूछा गया था पूछा है कि y अक्ष की द्विक कोज्या का योगफल क्या है? कुछ नहीं है, 1, 0, 0, 0, 1। यदि पूछे कि z अक्ष की द्विक कोज्या तो 0, 0, 0 है, 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। यानी आप देख सकते हैं कि कुछ भी आपसे पूछे, एक्स अक्ष की द्विक कोज्या, हाँ द्विक कोज्या और उसके योगफल में अंतर है बाबू। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। द्विक कोज्या पूछेगा तो सिर्फ ये होगा, ये वाला। वाई अक्ष की द्विक कोज्या पूछेगा तो ये वाला, जेड अक्ष की पूछेगा तो ये वाला, लेकिन योगफल पूछेगा तो सबका एक ही आएगा ना, सबका योगफल एक ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। अगला सवाल, ये 3D का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपको ऊपर दिख रहा है ये 3D का क्वेश्चन है और आप लोग को अभी 3D भी नहीं पढ़ाया गया है। कोई बात नहीं है, क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। कहता है कि समतल 2x + y - z, समतल 2x + y - z बराबर 5 द्वारा x, y तथा z अक्ष पर काटे गए अंतःखंड क्रमशः कौन कौन है? x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड, y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड और z अक्ष पर काटे गए अंतःखंड। यदि सिर्फ x अक्ष पर पूछेगा या सिर्फ y अक्ष पर या सिर्फ z अक्ष पर, तो आपको अलग अलग समझ में आ जाएगा यहां से। यदि यहां पर तीनों का पूछा है तो एक के बारे में समझ लीजिए। टोटल आपको करना क्या है कि कोई भी पूछे, एक समीकरण आपको यहां पर ऐसा दे देगा और कहेगा कि x अक्ष पर, y अक्ष पर और z अक्ष पर काटे गए अंतःखंड। कुछ नहीं करना है, ये जो आपको दिख रहा है ना ये, ठीक है, ये d का मान बोलते हैं इसको, तो इसको ऊपर लिखना है। x अक्ष के लिए तो x को बटा में, ये x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड हो गया। d को ऊपर में, जिस अक्ष के लिए पूछेगा उसी को बटा में लिख देना है। ठीक है, तो x अक्ष के लिए पूछेगा तो x के साथ जो कांस्टेंट होगा उसको बटा में लिखेंगे, तो ये x अक्ष पर अंतःखंड हो गया। सॉरी, यदि y अक्ष के लिए पूछा जाए, गौर करेंगे तो y अक्ष के लिए कितना, d को ऊपर में और y अक्ष के आगे कांस्टेंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 बटा में लिखेंगे। 5 को 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 के बराबर। यानी ये हो गया y अक्ष का अंतःखंड। अब यदि z के लिए पूछा जाए तो यहां पर देख लीजिएगा, ये d ऊपर में रखना है और z अक्ष के साथ जो कांस्टेंट है तो यहां -1 है ना, -1 को बटा में, ये हो जाएगा आपका -5 के बराबर। देख सकते हैं, तो ये कंप्लीट आपका हो गया x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष पर काटे गए अंतःखंड। ठीक है ना, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष पर काटे गए अंतःखंड। क्लियर हो गया? देखिए, इसी को यदि कॉन्सेप्ट से बनाइएगा तो ढेर टाइम लग जाएगा बनाने में। तरीका कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बना कैसे पाएंगे, बोर्ड एग्जाम में कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे कर पाएंगे, यह तरीका आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए अलग से जो क्लासेस चल रही है, इस पर आपको ध्यान से क्लास करना पड़ेगा, तब जाकर आप इसको कर पाएंगे। ठीक है ना? हाँ, ध्यान रखिए। चलिए अगला सवाल
क्वेश्चन दिख रहा है ऊपर में, देख लीजिएगा एक बार। ये आपका जो है क्या बोलता है उसको, कौन सा है, ग्राफ वाला, नहीं, ग्राफ वाला जो आपका एक्सरसाइज है उसका ये क्वेश्चन है। देख लीजिए क्या कह रहा है कि x प्लस वाई 5 से छोटा और 5 के बराबर है, 5 से छोटा 5 के बराबर है, जिसमें x का मान 0 से बड़ा 0 के बराबर, y का मान 0 से बड़ा 0 के बराबर है, और z का मान कितना है बउआ, z का मान है आपका 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y। आपका जो सेंटअप एग्जाम हुआ है उसमें ये दो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, न्यूनतम मान पूछेगा, अधिकतम मान पूछेगा, ठीक है ना, न्यूनतम मान पूछेगा और अधिकतम मान पूछेगा। गौर कीजिएगा। हाँ, एक सवाल और पूछता है कि निम्नलिखित में से जो है उद्देश्य फलन कौन सा है, यह सवाल भी पूछता है। निम्नलिखित में से उद्देश्य फलन कौन सा है, और नीचे जो है आपका समीकरण कुछ लिखा हुआ रहता है, सुन लीजिएगा। तो जिसमें लगा हुआ रहेगा z बराबर, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है, जिसमें लगा हुआ रहेगा z बराबर, जैसे लिखा हुआ है z बराबर कोई समीकरण, तो जिसमें z लगल रहेगा समझिए कि वही उद्देश्य फलन है, ठीक है। जिसमें z लगा हुआ रहेगा आपको समझना है कि वही क्या है, उद्देश्य फलन है। तो यहां ये उद्देश्य फलन है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपके पास यहां पॉइंट है, कह रहा है कि x का मान 0 से बड़ा 0 के बराबर होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं। y का मान भी 0 से बड़ा 0 के बराबर होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि ये आपका प्रथम चतुर्थांश में इसका ग्राफ बनेगा। अब ग्राफ यहां पर हो गया आपका, यदि इसमें x के जगह पर 0 रखते हैं तो y का मान 5, 0,5, और ये हो जाएगा आपका 5,0, और इस ग्राफ से घिरा हुआ एक और बिंदु यहां पर है आपका 0,0। अब आपको इन तीनों में से मान जो रखना है, इसमें उद्देश्य फलन में मान रखना है। अब मान रखने से जो सबसे छोटा होगा वो न्यूनतम होगा, और जो सबसे बड़ा मान देगा वो क्या होगा, अधिकतम होगा। चलिए पहले 0 0 रखते हैं। तो जैसे ही 0 0 रखेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो 2 को 0 से गुना करेंगे 0, और माइनस 3 को 0 से गुना करेंगे 0, ये हो जाएगा आपका 0 के बराबर। अब जैसे मान लीजिए कि आपको इसमें से मान रखना है, तो x के जगह 0 रखना है, y के जगह 5 रखना है। यहां जैसे ही 0 रखेंगे तो 0, और माइनस यहां जैसे ही 5 रखेंगे, गौर कीजिएगा, यहां जैसे ही 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 ना, ये हो जाएगा आपका -15, ठीक है। अब यहां पर आपको दूसरा मान रखना है z बराबर, गौर कीजिएगा, x के जगह 5 रखना है, y के जगह 0 रखना है। तो जैसे ही 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10, और माइनस 0, इसके जगह पर 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी y के जगह 0 रखना है, तो 3 को 0 से गुना करेंगे 0, 10 में से 0 घट गया तो हो गया 10। अब आपके पास 3 गो मान है, ठीक है, 3 गो मान है। आपसे पूछ क्या रहा है, न्यूनतम या उच्चतम, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है न्यूनतम मान क्या है। तो यहां देखिए 0, -15 और 10, तीनों में सबसे छोटा कौन है, तो -15, नहीं, तीनों में सबसे छोटा कौन है, तो -15। तो जो सबसे छोटा है वो न्यूनतम मान। यदि आपसे पूछता कि अधिकतम मान कौन सा है, ये वाला 10, ठीक है। न्यूनतम मान पूछेगा तो सबसे छोटा वाला, अधिकतम पूछेगा तो सबसे बड़ा वाला, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल क्या है देखिएगा। अब अगला सवाल आपका है, इसमें पूछ रहा है कोटि और घात वाला सवाल है, जैसा जो क्वेश्चन आप बहुत बार देख चुके हैं। क्वेश्चन देखते ही आप आंसर बना दिए होंगे इसका, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, कोटि घात वाला आपके सामने पड़ेगा और आप उसका ऐसे ही जवाब दे देंगे आसानी से, ठीक है। क्योंकि कोटि और घात वाले कॉन्सेप्ट का हमने पूरा का पूरा आपको जो है अलग से कॉन्सेप्ट बता दिया है, ठीक है। d² बटा में dx², और इसका होल स्क्वायर है, शायद सॉरी होल पावर में 3 है, होल पावर में 3 है, प्लस 2 इंटू dy बटा dx का होल स्क्वायर, इसका भी होल क्यू है ना, प्लस 9y, सॉरी इसका भी होल क्यू है, अब प्लस 9y, अब बराबर में प्लस 9y बराबर में sin x। पूछा है कि इसकी कोटि क्या है, माने ज्यादा बार डिफरेंशिएशन जहां हुआ है वही तो कोटि इसका है।
तो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन क्या बार हुआ है? 2 बार। इसकी कोटि हो जाएगा 2। घात पूछेगा तो जिसका कोटि देखे हैं उसी के होल पावर में देखिएगा, घात भी दिखेगा आपको। तो कोटि हो जाएगा 2 और घात हो जाएगा इसका 3। ठीक है, अगला सवाल है, चलिए देखिए क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, ये इंटीग्रेशन का सवाल है। देख लीजिएगा क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, बनाइए जल्दी जल्दी सभी लोग। सवाल आपका है dx बटा में x, इसका इंटीग्रेशन होता है आपका log x और प्लस में c। ठीक है, dx बटा में x का इंटीग्रेशन होता है आपका log x प्लस में कितना? c। अगला है आपका ऑप्शन नंबर, चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा इसका आंसर। अगला सवाल आपसे पूछा है कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x का बड़ी सिंपल है, माइनस cos x प्लस c। ठीक है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो आप याद ही रख लीजिएगा हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बनता है तो यहां से खूब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल, अगला क्या पूछा है देख लीजिए। अब अगला सवाल आपका है कि cos 6 थीटा डी थीटा। अच्छा, cos का होता है आपका साइन, जो कोणांक में है ज्यों का त्यों, लेकिन यहां देखिए वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट आपको दिखेगा उसको बटा में रखेंगे आप प्लस सी। हाँ, इंटीग्रेशन जब होगा तो कांस्टेंट को बटा में रखेंगे, और जब डिफरेंशिएशन होगा तो कांस्टेंट को आगू में रखेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन के कंडीशन में कांस्टेंट को बटा में रखेंगे और डिफरेंशिएशन के कंडीशन में कांस्टेंट को आगे रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साइन 6 थीटा बटा में 6 प्लस सी। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, साइन 6 थीटा। हाँ, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक बार देख लीजिए सभी लोग फटाफट से जल्दी। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार देखिए सभी लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि tan 2x dx का इंटीग्रेशन। अच्छा, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, tan का इंटीग्रेशन होता है आपका log सेक x। x के जगह 2x है, 2x लिखेंगे, लेकिन अभी आपको क्या बताया कि x के साथ में जो आपको कांस्टेंट दिखेगा उस कांस्टेंट को बटा में लिखना है, प्लस c लिखना है। ठीक है, अच्छा इसका दूसरा इंटीग्रेशन भी होता है tan का, माइनस log cos x, तो x के जगह 2x आप प्लस सी। यहां देखिए ये दो इसके साथ गुना में है ना, x के साथ, इसको कहां लिखेंगे? बटा में लिख देंगे। तो ये दोनों में से कुछ भी आपके ऑप्शन में आ सकता है, या तो log sec x या फिर माइनस log cos x। ठीक ना, ये दोनों इंटीग्रेशन होता है इसका। चलिए अगला है कि एक्स स्क्वायर, इसको मिटाते हैं पहले। क्वेश्चन आप देखिएगा ऊपर, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, देख लीजिए सभी लोग क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स स्क्वायर dx। देखिए तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? x के पावर 3/3, सीमा का मान 0 से 1 ना, 1/3 को बाहर रखेंगे, 1 के पावर 3 और 0 के पावर 3 तो 0 ही हो जाएगा। 1 के पावर 3, 1 को 1/3 से गुना करेंगे, इसका आंसर 1/3 ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, 1/3, आंसर 1/3, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका है, सीमा का मान यहां कुछ दिया गया है, 0 से π/2 sin x dx बराबर कितना आ जाएगा? देखिए तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, तो माइनस को बाहर रखिए, कॉस x, सीमा का मान है 0 से π/2, पहले π/2 रखेंगे यानी cos 90 डिग्री, माइनस को बाहर रहने दीजिए, cos 90 डिग्री या माइनस cos 0 डिग्री। हाँ, माइनस cos 90 डिग्री का मान हो जाता है आपका 0 और cos 0 डिग्री का मान हो जाता है 1 -1, यानी माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका +1 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल है e के पावर x का इंटीग्रेशन। सिंपल है, ये तो कई बार क्वेश्चन हो गया है, सीमा का मान a से b है, ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है। e के पावर x का, तो e के पावर x हो जाएगा
बी रखेंगे, फिर माइनस दे के ई के पावर ए रखेंगे, हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ई के पावर बी माइनस ई के पावर ए ना, ई के पावर बी माइनस ई के पावर ए। अगला सवाल है सीधे डीएक्स है, ए से बी डीएक्स, इसका हो जाएगा आपका एक्स, सीमा का मान रखना है ए से बी, तो पहले बी रखेंगे या माइनस दे के ए रखेंगे, यानी इसका हो जाएगा आपका बी माइनस ए के बराबर। अगला है आपका 0 से 1 है एक्स डीएक्स, ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन सेट कर दिया लास्ट में। 0 से 1 एक्स डीएक्स, इसका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सीमा का मान रखना है 1 से 0, एक्स के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका आंसर। अगला है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में एक्स माइनस 1, ये भी पहले से क्वेश्चन चला हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में एक्स माइनस 1। हम बोले कि 2022 का क्वेश्चन सेट करना है तो वही कुछ क्वेश्चन रिपीटेड आ गया है। ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 1, अब बटा में एक्स माइनस 1 कट जाएगा, ये कट गया, इसका हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स प्लस सी, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसके बाद हो जाएगा आपका एक्स प्लस सी। हो गया 25 क्वेश्चन, लगभग लास्ट में कुछ आसान क्वेश्चन सब था। तो इस तरीके से आज जो है फिर 25 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो फिर शनिवार के दिन जो है हम 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे और वो 25 क्वेश्चन हो सकता है तो उसमें 2009 के बोर्ड एग्जाम से जितने भी थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा सा पीछे से चल के देखते हैं कि पीछे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो 2009 में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उसको और उसके साथ साथ और भी कुछ क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे। तो 25 क्वेश्चन का सीरीज जो होगा ये कल जो संडे आपका आने वाला है उसमें चलेगा, ठीक है। हाँ, तो और बीच बीच में आप लोग के लिए जो हम वीडियो लेकर आते हैं दोपहर वगैरह में, ठीक है, कभी कभी दोपहर में भी आप लोग के लिए वीडियो डालते हैं, जो ट्रिक वाला वीडियो होता है, जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो होता है, जो आपका सिलेबस वाला वीडियो होता है, तो उस वीडियो को भी आप लोग देखिएगा, क्योंकि वहां से भी आपको जो है बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा, ठीक है ना बाबू। हाँ, मेन ट्रिक वगैरह, मेन जो आपका कॉन्सेप्ट वगैरह है वो दोपहर के वीडियो में ही ज्यादातर डलता है, तो वहां से आप जाकर उसको देखिएगा, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। और बाद बाकी मिलेंगे हम लोग फिर कल, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।